वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर हाइलाइट्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन्हें आज हम कवर करेंगे। और हमारे सोर्सेज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट साइट, इन तीनों को ही जो हम यहाँ पर जो है फोकस कर रहे हैं। प्लस साथ में हमारी कोशिश ये है कि करंट बेस्ड जितने भी स्टैटिक फैक्ट रहते हैं प्रीलिम्स के लिए उनको जो है वो हम साथ में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे, जिसमें सबसे पहले है संथल कम्युनिटी। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। अभी न्यूज़ में क्यों है तो इसके दो कारण हैं। पहला जो है कि प्राइम मिनिस्टर अगर हम बात करें हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया यहाँ पर संथल कम्युनिटी के जो हीरोज़ हैं उनको जो वो ट्रिब्यूट पे किया है 111 एपिसोड ऑफ द मन की बात का जो 111वां एपिसोड था उसमें जो है वो संथल कम्युनिटीज़ के जो हीरोज़ हैं उन्हें जो है वो ट्रिब्यूट पे किया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हूल दिवस जो है वो 30 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और हूल दिवस जो है वो कहीं ना कहीं संथल कम्युनिटी के साथ लिंकअप करता है। तो अब हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो न्यूज़ में टॉपिक था वो ये कि हूल दिवस हो गया। तो हूल दिवस याद रखना जो है वो 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है संथल। तो संथल जो है वो थर्ड लार्जेस्ट जो है वो ट्राइबल ग्रुप है आफ्टर गोंड एंड भील। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप जो है वो कौन सा है। तो कंफ्यूज मत होना, इस स्टेटमेंट से आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो संथल ट्राइबल ग्रुप है ये कहाँ पर लोकेटेड है भारत में, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो आपका वहाँ पर लोकेटेड है। और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स में जो है वो स्प्रेड है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी लिंकअप करता है। उसके बाद अगर हम बात करें संथल की लैंग्वेज, तो संथली जो है वो इनकी लैंग्वेज है जो कि हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान में 12th शेड्यूल है उसमें से 8th शेड्यूल जिसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो मेंशन्ड है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पर है और इसमें से एक जो है वो आपकी संथल लैंग्वेज भी है। और अगर आप यूपीएससी सीएससी 2024 का अगर पेपर उठाओगे प्रीलिम्स का, तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इनसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है कि कौन सी जो है वो बाद में ऐड की गई थी। तो याद रखना इनिशियली जो है वो 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद रेस्ट जो है वो आपका यहाँ पर 8 जो है वो लैंग्वेजेस जो ऐड की गई और अभी प्रेजेंट टाइम में 22 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरलिस्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन साथ में सीजनल फॉरेस्ट कलेक्शन भी ये करते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ से गवर्नमेंट की, सरकार का फोकस है कि माइनर फॉरेस्ट जो आपका प्रोड्यूस है तो वो भी जो है वो कहीं ना कहीं संथल कम्युनिटी से लिंकअप करता है। संथल रेबेलियन ये हुआ था 1855 से लेकर 56 के बीच में और ये बिहार रीजन में संथल रेबेलियन हुआ है। और इसका जो कारण था वो था परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द 1973। और ये सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, 1973 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और सर जॉन शोर, जो आपके जॉन शोर थे, ठीक है, जॉन शोर, उन्होंने जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ये दो पर्सनालिटीज़ लिंकअप करते हैं परमानेंट सेटलमेंट के साथ। इसमें अगर हम संथल, यहाँ पर कहा जाता है कि जो संथल रेबेलियन है वो फर्स्ट मेजर पीजेंट अपराइजिंग है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट। और इसको जो है वो लीड किया था, यानी कि इसके जो लीडर्स थे वो थे सिद्धू और कन्नू। तो दो लीडर्स हमारे इंपॉर्टेंट हो गए और हमने एक टॉपिक को भी जो है वो करंट बेस्ड के साथ जो है वो कवर कर दिया। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा जो टॉपिक वो है मिनामी आइलैंड। ये जो मिनामी टोरिसीमा आइलैंड है ये जापान में है, ठीक है। ये एक तरह से कोरल अटोल है। कोरल जो है वो एनिमल होते हैं, याद रखना, कोरल प्लांट नहीं है, कोरल जो है वो एनिमल होते हैं। और ये आइलैंड जो है वो आपका कहाँ पर है, जापान में है। और इसको मार्कस आइलैंड भी कहा गया है, इंपॉर्टेंट। और कहाँ पर लोकेटेड है जापान में भी ये, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो है वो ये आइलैंड जो है वो लोकेटेड है। और अटॉल की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि एक टर्म जो है वो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये रिंग शेप जो है वो कोरल रीफ होता है, ठीक है। और जो अटोल होता है उसके अराउंड में जो वाटर बॉडी होती है उसको कहते हैं लगून। तो दो टर्म्स जो है वो प्रीलिम्स की यहाँ से क्लियर हो रही है, एक लगून और दूसरी अटॉल, ये याद रखना। और थर्ड जो है वो प्लेस इन न्यूज़ करके आपको जो है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये जो है वो आइलैंड किस टेरिटरी का पार्ट है। देन उसके बाद सागर इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो भारत का ये इनिशिएटिव है और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ये पार्ट है। लॉन्च किया गया था इसको 2015 में। और सागर जो इनिशिएटिव है इसका जो मेन टारगेट है वो है कॉपरेशन को एनहांस करना एंड म्यूचुअल ट्रस्ट को जो बिल्ड करना बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज़। कि भारत की जो नेबर कंट्रीज़ है, स्पेशली वो कंट्रीज़ जो इंडियन ओशन रीजन में है,
उनके साथ कॉपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट को जो बिल्ड करना। फिर साथ में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, इकोनॉमिक ग्रोथ को और कल्चरल टाइज। अभी अगर आपको मेंस में कहीं पर भी लिखना है तो ये पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हम इन्हें कहीं भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि जनरल पॉइंट्स है। अगर भारत किसी भी कंट्री के साथ जो है वो चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो आपका कल्चरल टाइज हो, उनको अगर प्रमोट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट्स जो है वहाँ पर कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कल्चरल टाइज की बात करें तो कल्चरल टाइज का मतलब हो गया इको टूरिज्म या टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म भी यहाँ पर पार्ट बन सकता है, जो हमने 4 धाम प्रोजेक्ट भी इसके लिए शुरू किया है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी क्योंकि टूरिज्म से इकोनॉमी चलेगी, एक तरह से इकोनॉमी के साथ लिंकअप कर रहा है और रीजनल इकोनॉमी के साथ लिंक कर रहा है, तो इसलिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लॉन्च किया गया था, याद रखना 2015 में। ईयर्स भी पूछे जा रहे हैं अब एग्जाम में। देन उसके बाद है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो रिम से याद रखना, रिम मतलब कि इंडियन ओशियन है, उसके रिम में जितनी भी कंट्रीज आती है वो जो है वो इसके मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो 1997 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कंट्रीज जो है वो इंडियन ओशन के रिम में है। रिम मतलब कि उसके जो पूरी की पूरी एरिया में कंट्रीज इंक्लूड हो रहे हैं जहाँ जहाँ इंडियन ओशन टच हो रहा है। तो इसमें मेंबर्स जो है वो अफ्रीका से भी है, वेस्ट एशिया से भी है, साउथ एशिया से भी है और साउथ ईस्ट एशिया से भी है। साथ में यूरोप और ओशियाना, इन दोनों के मेंबर्स भी यहाँ पर जो है वो इंक्लूड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन अगर ओशन की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन में बहुत सारी टेरिटरीज है जो कि यूरोप ने जो है वो आइलैंड जो है यूरोप के कंट्रोल में है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर यूरोप के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये अपॉइंटमेंट है एंटोनियो कोस्टा। ये जो है वो एंटोनियो कोस्टा जो है वो अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल के ये प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुए फॉर द 4 ईयर, 4 साल जो है वो ये प्रेसिडेंट रहेंगे। और यूरोपियन काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये बनी थी 1974 में। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेन यहाँ पर क्या है कि डिस्कशन बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कि जो यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट है वो जो है वो यहाँ पर इस काउंसिल के मेंबर्स है और वो सभी जो है वो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है और यूरोपियन यूनियन में जो है वो 27 मेंबर्स हैं। ये याद रखना, ये अभी रिसेंट में भी न्यूज़ में रहा है। और भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो ट्रेड को लेकर पैक्ट वगैरह जो है बहुत जो है वो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट, ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। तो इस तरह से जो है वो हमें याद रखने हैं फैक्ट्स को। उसके बाद नेक्स्ट है बोर्नियो एलिफेंट। तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो बोर्नियो एलिफेंट है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि IUCN रेड लिस्ट स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड दे दिया गया है, इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अबाउट 1000 जो है वो यहाँ पर जो है वो रिमेन्स नाउ, कि अभी जो आपका बोर्नियो एलिफेंट है वो 1000 के करीब रह गए हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। और इसमें अगर हम बात करें बोर्नियो आइलैंड की, बोर्नियो एलिफेंट्स की, तो ये जो है वो सब स्पीशीज़ ऑफ द जो एशियन एलिफेंट, जो हमारे एशियन एलिफेंट्स हैं उनकी सब स्पीशीज़ है। और एशियन एलिफेंट्स का जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ एंडेंजर्ड। तो ये याद रखना, दोनों का मैं आपको बता दिया साथ में कि एंडेंजर्ड जो है वो IUCN स्टेटस है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है वो शेड्यूल 1 में जो है वो इसको ऐड कर रखा है। अब कारण क्या है कि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है? तो उसमें सबसे पहला पोचिंग है, दूसरा ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, हैबिटेट लॉस ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से जो है वो आपका एलिफेंट जो है वो कम हो रहा है। आपको बताना है कि भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट जो आपका एलिफेंट है वो कौन से ईयर में जो है वो लॉन्च किया था, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और कल हमने जो है वो डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, उसका आंसर भी जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है RBI। ये RBI से रिलेटेड है। और आपको सबसे पहले तो बताना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जो HQ है, मतलब कि हेडक्वार्टर है आपका RBI का, वो कौन सी जो है वो सिटी में लोकेटेड है, क्या वो मुंबई में है या फिर वो कोलकाता में है या फिर वो न्यू दिल्ली में है। अभी न्यूज़ में क्यों है RBI? तो RBI ने क्या किया है, रिवाइज किया है फ्रेमवर्क फॉर द करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर द सार्क कंट्रीज फॉर द पीरियड ऑफ द 2024 से लेकर 2027 तक, यानी कि 2024 से लेकर 2027 के बीच में जो करेंसी स्वैप के लिए जो एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो रिवाइज्ड किया है, उसका फ्रेमवर्क जो है वो रिवाइज्ड किया है RBI ने। इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करेंसी स्वैप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी टर्म्स जो है वो न्यूज़पेपर में आ रही है इकोनॉमी की, हम उन्हें साथ में कवर करेंगे, तो इसलिए इससे जो है वो हमारी बेसिक इकोनॉमी के फैक्ट जो है वो करंट बेस्ड कवर हो जाएंगे। करेंसी स्वैप का मतलब हो गया कि एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसीज विद
प्री डिटर्मिनेंट टर्म मतलब पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो लिक्विडिटी को लेकर जो है वो डिसाइड कर ली जाएगी कि इतना होगा, फिर हम फ्यूचर में उसको कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे 2024 से लेकर 27 की जो है वो पहले ही जो है वो आरबीआई ने रिवाइज कर दी। तो ये जो हो गया आपका करेंसी स्वैप। इंपॉर्टेंट जो होता है सार्क नेशंस। सार्क नेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये बनी थी 1985 में। और कब कहाँ पर बनी थी? ढाका में। इंपॉर्टेंट। और सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। मेंबर नेशंस की अगर हम बात करें तो 8 कंट्रीज़ है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ये इंक्लूड होते हैं। अब इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक भी है जो हमने बनाई है यहाँ पर कि बस अभी मुझे नहीं पता, बस अभी मुझे नहीं पता। बस से अगर हम बात करें यहाँ पर तो बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, ए से अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, बी से अगर हम यहाँ पर बात करें तो भूटान, आई से अगर हम बात करें तो इंडिया, मुझे में हमें एम पर फोकस करना है मालदीव्स, नहीं में हमें फोकस करना है नेपाल पर, और पता पे हमें फोकस करना है पाकिस्तान। तो ये हमारी ट्रिक होगी कि बस अभी मुझे नहीं पता। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक रिगार्डिंग द सार्क कंट्रीज और 1985 में बनी थी। सेक्रेटरीट कहाँ पर है इसका? काठमांडू, नेपाल में। उसके बाद डे है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे, ये ऑब्जर्व करते हैं 30 जून को। अभी हमने हूल दिवस की भी बात की थी, हूल दिवस भी जो है वो 30 जून को होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, ये जो है वो 30th चीफ आर्मी चीफ बने। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे एग्जाम्स के लिए, लाइक अलाइड सर्विसेज हो गया या पुलिस पटवारी, इनमें पूछा जा सकता है कि 30th जो आर्मी चीफ है वो कौन बने हैं? वो बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इंपॉर्टेंट। और इन्होंने अपनी जो पहली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कहा कि हमें फोकस करना है मॉडर्नाइजेशन पर, सेल्फ रिलायंस पर, टू टैकल द फ्यूचर चैलेंजेस लाइक बॉर्डर इशूज़ या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो बॉर्डर रीजन में अभी इंक्रीज़ हो रही है, या फिर जो है वो इंटरनल चैलेंजेस है, उन सभी को एड्रेस करने के लिए हमें जो है मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर जो है वो फोकस करना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी की भी जो है वो बात की गई है, बात की इन्होंने। इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने अगर हमारे लिए जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है कि कमांडर इन चीफ ऑफ द 3 आर्म फोर्सेज। ये इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। तो याद रखना कि जो कमांडर इन चीफ ऑफ 3 आर्म फोर्सेज है, तीनों की तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका जो वो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद है फ्रांस। ये हम प्लेस इन न्यूज़ के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे क्योंकि फ्रांस में इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस में जो इलेक्शन हुए वो प्रेसिडेंट या वहाँ का प्रेसिडेंट कौन बना, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो हो जाता है फ्रांस की लोकेशन। तो याद रखना फ्रांस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है। सबसे पहले तो याद रखना यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें लोकेशन वाइज तो उसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर ईस्ट, देन वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और साउथ, इस तरह से हम इसको जो है वो डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो इसको याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये कि ईस्ट साइड की कंट्रीज़ में अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इटली और जर्मनी ये दोनों ईस्ट साइड में इंक्लूड होते हैं। बेल्जियम जो है वो आपका नॉर्थ साइड में आ जाता है, ठीक है। और मेडिटेरियन सी जो है वो आपका साउथ में आता है, और बे ऑफ बिस्के जो है वो आपकी वेस्ट में आती है। प्लस यहाँ पर इंग्लिश चैनल है जिसके ऊपर यहाँ पर जो है वो आपका यूनाइटेड किंगडम आता है। और इस बार भी यहाँ से जो है वो फ्रांस को लेकर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, लेकिन फ्रांस की जगह वहाँ पर था फिनलैंड, और वहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी कंट्री जो है वो नॉर्थ सी में जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो इसलिए मैप बेस्ड जो है वो हमारे जो प्लेसेस इन न्यूज़ है हम जो है वो उन्हें साथ में ही कवर करेंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स। जो न्यू क्रिमिनल लॉज, जो 3 बिल्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्लियामेंट में, और उनको जो है वो अभी 1 जुलाई से जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वो अभी एप्लीकेबल होंगे। ध्यान रखना इसमें ये कहा गया है कि जितने भी जो ओल्ड केसेस है वो अभी ओल्ड में ही चलेंगे, लेकिन जो न्यू केसेस आएंगे वो अभी जो है वो न्यू क्रिमिनल लॉज के अंडर कवर होंगे। इंपॉर्टेंट। इसमें आईपीसी की अगर हम बात करें 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। सीआरपीसी 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस टाइम पे जो है वो भारत के गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे। आई होप ये इनिशिएटिव जो है वो हमारा करंट अफेयर के रिगार्डिंग प्लस स्टैटिक फैक्ट को साथ में कवर करना आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।